नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, सीटेट का है वो संपूर्ण विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है और नेगेटिव मार्किंग वाला वो सिस्टम क्या है वो भी तय हो चुका है। और ये 11 भर्ती है, उसके अंदर भी क्या है लक्ष्मण रेखा का काम करेगी। तो इस पर हम पूरी डिटेल से जानेंगे कि आज सीईटी का के बारे में जो भी मुद्दा है, यानी सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या नेगेटिव मार्किंग कितनी है और क्या तारीख है और अप्लाई करने की, वो सब बातें हैं हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें दोस्तों, जैसे ही कोई और अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको सबसे पहले बता सकूं। तो सीधा ही मैं अब उसी नोटिस है जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है उसी की ओर ले चलता हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से, और ये आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी धुंधला है, यानी काफ़ी लाइट है। लेकिन अब की बार ऐसा ही विज्ञप्ति जारी हुई है और ये ऑफिशियल नोटिस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं 6/8/2024 का ही है ये। और ये जो नोटिस जारी हुआ है वो स्नातक स्तर का यानी ग्रेजुएशन वाला का है, 12th वालों का है वो जल्द ही जारी हो जाएगा। ये हुआ है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, समान पात्रता परीक्षा सीईटी का है और कौन कौन सी सेवा का नाम यहाँ पर दिया है और पद का नाम है वो भी आप साथ साथ में देखते रहेंगे, तो उस पर सारी डिटेल हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा है और इसका पद नाम है प्लाटून कमांडर, इसके अंडर में आएगी। राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, ये इसमें जिलेदार और पटवारी की है। तो ध्यान रखना, जो कुछ वो ज्ञानी आदमी बोल रहे थे ना कि पटवारी ये वाली वो नहीं है, ये नहीं है, 1963 जो भर्ती है वो अलग है, एक ही है। तो एक नहीं है भैया, ये अलग अलग है। मैं आपको दिखा दूं, पहले बता दूं कि 2 नंबर और यहाँ 9 नंबर 9 ये देख सकते हैं, ये राजस्थान राजस्व भू लेखक अभिलेख भू प्रबंधन व उपनिवेशक अधीनस्थ सेवा की ये पटवारी की अलग है, नाम से दे दिया। और ये राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा की ये अलग पटवारी की है। ठीक है, तो अलग अलग पद है इनके भी, तो अलग अलग है, ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट है राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, ये कनिष्ठ लेखाकार की है। 4 नंबर है राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, ये आप देख सकते हैं तहसील राजस्व लेखाकार। और 5 है राजस्थान महिला अधिकारी अधीनस्थ सेवा, ये पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की है। और 6 है राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा, ये पर्यवेक्षक की है। 7 नंबर है राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा उप जेलर, ये उप जेलर की आएगी इसके अंडर में। और 8 नंबर राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा है, ये छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की आएगी। ओके, और 9 नंबर हमने देख ली पटवारी के। और 10 नंबर है राजस्थान पंचायती राज, इसके अंदर में ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की है। ठीक है, यानी वीडियो की भी सीईटी के अंडर में ही रहने वाली है। और 11 नंबर है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा, ये सेवा का नाम है और उसमें पद का नाम है कनिष्ठ लेखाकार की, ये भी सीईटी के अंडर में। तो ये जो 11 भर्तियां हैं ग्रेजुएशन लेवल पर होगी और सीईटी बेस पर होगी, ध्यान रखना। और सीईटी में क्या बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और विभाग को काफ़ी कुछ सोचना चाहिए था इससे पहले, ये जो नियम है वो लागू करने से पहले, लेकिन नहीं सोचा। ये तो अब इनकी सोच है, लेकिन अगर ट्विटर वगैरह पर अगर ट्रेंड करवाया जाए तो हो सकता है कुछ बदलाव, क्योंकि बहुत बार आपने देखा है कैलेंडर और विज्ञप्ति में भी बदलाव हुए हैं। एंड मैं साथ में ये बता देता हूँ, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के संबंध में है, ये सामान्य दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, तो ये आप पढ़ लेना। मैं थोड़ा स्क्रॉल करता जाता हूँ नीचे नीचे, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो उस पर हम क्या है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये और सीईटी स्नातक में 40% अंक है वो प्राप्त करने हैं, किसको, सामान्य, ठीक है, सामान्य ओबीसी है उनको। और लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की शिथिलीकरण उपलब्ध होगा। ओके, ठीक है, समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2024 स्नातक और 12th दोनों में ऐसा रहने वाला है कि 40% आपको मिनिमम मार्क्स लाने ही लाने हैं। और इसमें जो अनुसूचित जाति वाले हैं उनको और अनुसूचित जनजाति है उनको, SC/ST वालों को क्या है 5% का रिलेक्शन रहेगा, शिथिलीकरण रहेगा, 35% लाने उनको। और आयु वगैरह वो तो रहना ही है पदवार अनुसार।
एंड इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर विस्तृत रूप से दे दी है, और जो वेबसाइट है वो भी यहाँ ये rsssb.rajasthan.government और इन बाकी भी और भी दी है। और जिनका OTR बना हुआ नहीं है तो भर्ती परीक्षा से आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम स्वयं का OTR क्या है बनाना होगा। OTR का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी एक बार आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो उसके बाद में आपका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और ये 40% वाला और नेगेटिव इसी वजह से किया है, थोड़ा सा ये भी इसके फेवर में है, लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग सही नहीं है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पात्रता परीक्षा, क्योंकि CET क्या है, पात्रता परीक्षा है, और इसमें पहली बार ऐसा हुआ है। नेट सबसे बड़ी भर्ती IAS वगैरह ये होती है, नेट की मानो सारों सबसे बड़ी, तो उसमें भी नहीं है पात्रता परीक्षा में कि आपको नेगेटिव मार्किंग हो, लेकिन इसमें पहली बार ऐसा किया गया है। तो बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कतें होने वाली हैं, जिनका जो बजट का मामला था, यानी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर थी, उनके लिए अब भार बढ़ने वाला है, क्योंकि उनको अब कोचिंग वगैरह में जाना ही पड़ेगा या कोई कोर्स खरीदना पड़ेगा। अन्यथा बच्चे क्या है सीधा ही घर से जाकर क्या है 40% तो आसानी से ला सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एंड इसके बाद में यहाँ आप SSOID के माध्यम से भरोगे, और मूल प्रमाण पत्र SSOID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा यदि अन्य दूसरी SSOID के, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेना आप, लेकिन मैं आपको मुख्य बातें हैं उनकी ओर लेके चलता हूँ। और एक बार ये पंजीयन शुल्क ये इसमें रहेगा, और 600 रुपये सामान्य वर्ग के लिए, 400 ये अनुसूचित जाति SC ST वो है, और समस्त दिव्यांगजन उनके लिए 400 रुपये, ये OTR के बारे में बताया है। एंड अब यहाँ जो समान पात्रता परीक्षा पद का नाम वो तो हमने देख लिया, 11 भर्तियाँ हैं, ये इसके अंडर में रहने वाली है, ठीक है। और चलते हैं, बोर्ड द्वारा संबंधित पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी करते समय विभागवार एवं सेवावार रिक्त पदों की संख्या दर्शाई जाएगी, ओके। एंड इसमें जो कैटेगरी वाइज सभी महिला वगैरह सारा डिटेल दिया है, और यहाँ आप देख सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, ओके। और भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी यहाँ सारी डिटेल दी है। और यहाँ आगे चलें तो यहाँ आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था और टूर्नामेंट चैम्पियनशिप का नाम, ये इसमें क्या है जो छूट मिलने वाली है वो भी यहाँ पर दी गई है सारी खिलाड़ियों वालों के, ओलंपिक वाला या नेशनल जो भी खेले हुए हैं उनके लिए अच्छी है। और दिव्यांग जन है निःशक्त के लिए, उनके भी लिए अलग से व्यवस्था। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या होना चाहिए आपको, स्नातक व उसके समतुल्य होंगे, यानी BA या BSc BCom ये सभी होनी चाहिए आपके पास। 12th और 10th वो तो पहले होती ही है, क्योंकि उसके बिना तो आप ग्रेजुएशन कर ही नहीं सकते ना। और अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी और राष्ट्रीयता क्या है, भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो और भूटान का प्रजाजन हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर और भी दिया है, तो लगभग तो इंडिया वाले ही बनाएंगे, वो तो कौन बनाएगा। ये भी आयु वो भी यहाँ डिटेल क्या है, 40 वर्ष 18 वर्ष के आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, वो क्या है इसमें कब तक, 1 जनवरी 2025 तक, ठीक है। उससे पहले वाले भरा सकते हैं, और अदर स्टेट भी भरा सकते हैं। ये नोट क्या दिए वो देख लेते हैं। CET स्नातक स्तर 2024 इस विज्ञापन शामिल पदों में पात्रता परीक्षा है। इन पदों के लिए आयु संबंधी प्रावधान पद विशेष के लिए निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार लागू होंगे, और उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार दे होगी, वो भी देख लेना। यहाँ पर पूरी डिटेल दी है, 5 वर्ष की छूट, 10 वर्ष की छूट है SC वालों के लिए, OBC वालों के लिए, वो सारी है यहाँ पर दी गई है। और चलते हैं आगे, पंजीयन शुल्क जमा कराने, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि यहाँ वो देख लेते हैं क्या है। ये अपडेट आपके लिए मुख्य है। पंजीयन शुल्क जमा कराने, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आप कब, ये रहा 9 अगस्त से 7 सितंबर तक रात्रि 12 बजे तक क्या है जमा कर सकते हैं, ठीक है। ई मित्र या कियोस्क जन सुविधा केंद्र CSC नेट बैंकिंग आदि सभी वो शुल्क वाला बताया है, लेकिन मुख्य अपडेट यहाँ देख सकते हैं 9 अगस्त से 7 सितंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन है वो जमा करा सकते हैं। परीक्षा आयोजन है वो कब होगा वो देख लो, 25 सितंबर से 28 सितंबर के तक क्या है ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। और इसमें
यह परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। तो सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन होगा इसके अंदर, ठीक है। 25 से 28 तारीख तक क्या है एग्ज़ाम होगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि अलग अलग पत्र होंगे, जो परीक्षा जो पेपर है वो अलग अलग होंगे, तो उसके वेटेज के हिसाब से। और आवेदन पत्र में SSO ID ध्यान से रखें, क्योंकि बाद में बहुत कम आएगी। और नियुक्ति की अयोग्यताएं भी यहाँ पर दी है, तो ये तो ज़्यादा आपको लगभग पता है, नहीं पता है तो आप चेक कर लें। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु विषय निर्देश यहाँ पर दिए गए। आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें। बाकी ये जो PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप क्या है डिटेल से देख सकते हैं, आराम से इसको बढ़िया से देख सकते हैं, ठीक है। और डाला हुआ भी है, पहले से डाल दिया है मैंने, तो वहाँ जाके चेक कर लेना। फोटोग्राफ व हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करने के दिशा निर्देश भी यहाँ दिए हैं, और हस्ताक्षर अपलोड करने की जो निर्देश है वो भी यहाँ दिए, सारी डिटेल दी है इन्होंने। अब चलते हैं आगे, सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया भी यहाँ दी है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया, श्रुत लेखन की सुविधा, आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने, अनुचित साधनों की रोकथाम के बारे में भी, और स्नातक पात्रता परीक्षा हेतु स्कीम पाठ्यक्रम। तो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। सिलेबस है वो आप यहाँ विषय विवरण दिया है, और जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी रहने वाली है, 150 प्रश्न रहेंगे, और एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहेगा, तो कुल अंक कितने 300 होंगे, और समय है 3 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। तो ये अपडेट है वो मुख्य है, यहाँ थोड़ा सा गौर करके देखना। ये रहा 17 नंबर पॉइंट है वो मुख्य है, इसमें जो विषय विवरण है वो हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ प्रश्नों की संख्या 150, कुल अंक 300, और समय है वो 3 घंटे का। नोट देख लेते हैं कि सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान है, ठीक है। और किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 भाग नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। तो ध्यान रखना 1/3, ये तो भैया RS जो IAS है उसके लेवल का बना दिया है। 1/4 होता फिर भी काफ़ी कुछ कम होता, बच्चों पर क्या है जो दबाव कम होता, लेकिन अब 1/3 कर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा दबाव रहेगा, और बहुत ही कम कैंडिडेट्स है वो इसमें पास हो सकेंगे, देख लेना चाहिए। और पीछे की जो डिटेल है, जो आलोक राज जी है उन्होंने जो ट्वीट डाला है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा क्या बोला है इन्होंने। लेकिन 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और इसमें A B C D और E ऑप्शन भी रहेगा। अगर आप E ऑप्शन को नहीं कोई भी ऑप्शन नहीं करना चाहते, यानी क्वेश्चन ही हल नहीं करना चाहते हैं, तो E ऑप्शन करना पड़ेगा। अगर आपने E ऑप्शन है उसको नहीं भरा, तो आपका वो क्वेश्चन भी नेगेटिव मार्किंग के अंदर जाएगा, ठीक है, यानी वो नेगेटिव मार्किंग में कटेगा, ठीक है। 1/3 भाग इसका कटने ही वाला है, ठीक है। और बाकी आप देख लेना। एंड पाठ्यक्रम विवरण है वो देख लेते हैं, यानी सिलेबस के बारे में अब चर्चा करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल और राजस्थान और भारत का इतिहास इसमें रहेगा। तो ध्यान रखना, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और राजस्थान और भारत का इतिहास या हिस्ट्री है वो रहेगी। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, इसके बारे में ये सारी डिटेल है, और इस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, यानी सिलेबस पर। और इसके बाद में भारत के भूगोल में टॉपिक वाइज दिए, ध्यान रखना यहाँ सभी टॉपिक दिए हैं। 1857 की क्रांति है, ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान का प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान का एकीकरण, और भारत का भूगोल भी दिया है। तो अगर आपका राजस्थान के कैंडिडेट है तो राजस्थान का ही आप ज्योग्राफी और जीके पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है। जीके आप क्लियर कर लेते हो तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। एंड राजस्थान का भूगोल यहाँ पर सारी डिटेल दी है अलग अलग टॉपिक वाइज, ये सही काम किया है, नहीं तो सीधा ही दे देते तो काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता, लेकिन यहाँ टॉपिक दिए हैं अलग अलग। और फिर है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था, ठीक है, पॉलिटिकल, और भारत की अर्थव्यवस्था, ये रहा। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की दोनों है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके बारे में भी यहाँ डिटेल से दिया है कि क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है। तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, ठीक है, ये यहाँ पर दिया है, ठीक है। एंड इसके बाद सारी दिए यहाँ ब्लड रिलेशन, वो डिकोडिंग कोडिंग, ये सारा यहाँ पर, यानी रीजनिंग है,
मेन बात रीजनिंग और मैथ है वो आ जाएगा। सामान्य हिंदी जो लैंग्वेज है वो, ठीक है। इसके बाद में जनरल इंग्लिश है, उसका भी वेटेज रहने वाला है यहाँ। और इसके बाद में कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर के बारे में सारी डिटेल, समसामयिकी यानी करंट अफेयर के बारे में ये सारी डिटेल यहाँ पर, खेल के बारे में, वर्तमान चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्था के बारे में, और ये जो है राजस्थान भारत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं मुद्दों के बारे में ये पूरी डिटेल दी है। और बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा की स्कीम में पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर पर अलग से अपलोड करवाया गया है, तो आप देख सकते हैं। और ई के बारे में, प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प ABCD अंकित रहेंगे, उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोला उत्तर पुस्तिका में क्या हो उत्तर सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा। बाकी यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए ये केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा। कोई सा भरो, अगर नहीं करते हो तो क्या है ई भरना पड़ेगा, और 10 मिनट इसमें एक्स्ट्रा मिलेगी इसकी, ठीक है। और बोर्ड की वेबसाइट ये दी है, यानी ई ऑप्शन भरने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी, ये रही 500, ठीक है। तो ये थे पूरा मैंने आपको बता दिया है। तो कुछ बाकी रहा है तो वो आप टेलीग्राम पे जाके ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगा, मैंने डाल रखा है पहले से, तो वहाँ चेक कर लेना, ठीक है। तो ये सिलेबस है वो तो पहाड़ मान रख दिया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो ध्यान रखना। अब मैं आपको वो जो ट्वीट है आलोक राज जी का, उस ट्वीट की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। तो आलोक राज जी हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया। इससे पहले इन्होंने ये किया कि पिछली CET का स्कोर अब अमान्य है, इसलिए सबको ये CET परीक्षा है वो देनी होगी। ये रहा, पिछली CET का स्कोर अब अमान्य है, इसलिए सबको ये CET परीक्षा देनी होगी। तो जल्द आपका 12th वाला वो भी आ जाएगा। एंड इसके बाद में ये रहा, आलोक राज ने दूसरा ट्वीट भी यहाँ किया है कि पिछली स्नातक CET में 8 लाख कैंडिडेट में से 4.15 लाख ने 40% और 35% के कट ऑफ से ऊपर मार्क्स स्कोर किए थे। अब अनुमान है कि कम से कम 10 से 12 लाख कैंडिडेट्स हैं वो CET परीक्षा देंगे, और सिलेबस वही है। नेगेटिव मार्किंग के बाद भी क्या है, अनुमान तय अब 2.5 से 3 लाख कैंडिडेट्स क्वालीफाई होंगे। काफ़ी है, ये काफ़ी है। देखो कितनी क्या सोच है, क्या इनको क्या कौन सलाह दे रहा है पता नहीं यार। तो ये है आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी और रही होगी। आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो आपका धन्यवाद। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बता दें कि ये सिलेबस है, ये सब व्यवस्था है और क्या है, कुछ सारा बता दिया मैंने डिटेल से। और इसका जो ऑफिशियल जो ये क्या बोल रहे हैं PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, वहाँ चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, IT's गुरु के नाम से ही मिलेगा, और जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, वहीं से आप जाके उसमें जुड़ना। काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर तो नहीं है उसमें, लगभग 34 एक हो गए, लेकिन वहाँ जुड़ जाना, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।